Dear students, Assalamu alaikum. I welcome all of you in the lecture 11 for the course series Human Growth and Development, and the course code for this course is SPD 2112. This course is designed for the program B.Ed Honors Special Education Semester 4. और आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि सोशो इमोशनल डेवलपमेंट है. So I am going to introduce myself. I am Dr. Afaf Manzoor, working in Department of Special Education, University of Education Lahore, and you can access me on afaf.manzoor@ue.edu.pk. तो आइए आज का एजेंडा डिस्कस कर लें कि हम क्या करने जा रहे हैं. हमारा यूनिट 3 जो है हम मुकम्मल कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और आज जो है हम यूनिट 4 ऑफ आवर कोर्स आउटलाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. और इस यूनिट का 4.1 जो है दैट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, उसके ऊपर आज हम तफसील से डिस्कशन करेंगे. सो हियर आर द फ्यू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स. Students are expected to identify the socio-emotional changes in the adolescence, describe how self-image develops among teens, determine the wholesome attitude and values in teenage and friendship, discern the causes of moral reasoning and feeling while understanding religiously imposed morality. They'll be able to recognize the need of the adolescents for freedom and privacy, also known as adolescent emancipation. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ इमोशन. इमोशन है क्या, मतलब आम तौर पे हम बहुत ज़्यादा इस पर बात करते हैं कि हमारी इमोशनल स्टेट क्या है, हम इमोशनल फील कर रहे हैं, हमारे इमोशंस का ख्याल नहीं है. बहुत ज़्यादा ये वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है. ख़ास तौर पे इस लफ्ज़ का जो इस्तेमाल है वो सोशल इंटरेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. यानी इसका पर्पज़ जो है वो बहुत हद तक सोशल इंटरेक्शन, सोशल एडजस्टमेंट्स और सोशल रिलेशनशिप्स के साथ है. सो इमोशनल derived from the Latin word amor, और इसका मतलब है stir up. So emotion is stirred up state of an organism. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की भरी हुई, स्टार्ड की हुई जो है वो स्टेट है, उसको हम इमोशन कहते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन, यानी हम चीज़ों को किस तरह से परसीव कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन है. यानी जैसे हम परसीव करते हैं और वो उसकी प्रोडक्शन जो है, यानी वो क्या परसेप्शन के बाद क्या चीज़ बन के हमारे सामने आती है, दैट इज़ लाइक एन इमोशन. सो द कोर ऑफ इमोशन इज़ फीलिंग. इमोशन की जो कोर चीज़ है वो फीलिंग है. यानी फीलिंग जैसी हमें आ रही होती है, हम उसके मुताबिक हमारे इमोशंस जो हैं वो डिज़ाइन हो रहे होते हैं. सो इमोशन में भी आदि पॉजिटिव और नेगेटिव. अब ये जो इमोशंस हैं ये दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. So humor is positive emotion and anxiety is negative emotion. But in some cases anxiety को हम positive emotions की तरफ भी लेके जाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि sometimes आप anxiety की situation में जो काम आप कर जाते हैं वो आम हालात में आप नहीं कर पाते हैं. For example, आप anxiety की state में होते हैं when you are under observation और under testing situation. तो आपकी वो जो anxiety है वो आपको इस काबिल बना देती है कि आप 3 घंटे का पेपर मुसलसल बैठ के लिख के कर लेते हैं. Otherwise you may not be able to do that. सो इमोशन में बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर और डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. अब इसी तरह से जो इमोशंस हैं वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी एंग्जाइटी के इमोशन की, कि एंग्जाइटी की वजह से आप उस स्टेट में होते हुए आप समटाइम्स वो करेज और वो ब्रेवरी दिखा जाते हैं जो कि आप आम हालात में नहीं सोच सकते हैं. तो इट्स लाइक अ कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ दैट इमोशन. और डिस्ट्रक्टिव ये है कि आप समटाइम्स कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह होती है उन इमोशंस की वजह से आप उसकी तरफ भी चले जाते हैं. सो इन नटशेल अगर हम मुख्तसरन बात करें, सो द मेंटल थिंकिंग और द फीलिंग ऑफ अ पर्सन दैट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस नोइंगली और अननोइंगली इज कॉल्ड एन इमोशन. तो जो किसी भी इंसान की फीलिंग्स हैं जानते हुए या ना जानते हुए उसको हम इमोशंस कहते हैं. सो इमोशन इज अ स्टेट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस एंड ऑल्टरनेशन ऑफ फीलिंग्स. तो ये एक मेंटल एक्साइटमेंट की स्टेट है जो जिसमें कि फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस और फीलिंग्स शामिल हैं. फिजियोलॉजिकली डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन इन नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइनल सिस्टम. यानी हमारा जो फिजियोलॉजिकली है वो डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हो चुके हैं, अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो इन्फेंट्स हैं या यंग बेबीज़ हैं जो अर्ली प्री स्कूल की एज में है, वो बच्चे अपने इमोशंस पे इतना स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं रखते हैं बिकॉज ऑफ द मैच्योरेशन प्रोसेस. अब इनका मैच्योरेशन प्रोसेस जो है वो नर्वस सिस्टम का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके.
Social development depends on child instincts and responses of their around him. तो आइए जानते हैं देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ इमोशन कि किस किस तरह के इमोशंस जो हैं वो हो सकते हैं. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इमोशन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि पहली टाइप है पॉजिटिव इमोशन एंड द सेकंड टाइप इज नेगेटिव इमोशन. सो व्हाट इज पॉजिटिव इमोशन? पॉजिटिव इमोशंस आर बेसिकली वेरी हेल्पफुल एंड एसेंशियल इन द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल लव, अम्यूजमेंट, क्यूरियोसिटी, जॉय और हैप्पीनेस. सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ इमोशंस आर पॉजिटिव इमोशंस जो कि आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट या इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्माइल को ले लीजिए. स्माइल इज एन इमोशन. सो फर्स्ट मंथ में रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं. 6 मंथ्स में द सोशल स्माइल अपीयर्स. सोशल स्माइल जो है वो हमारी अपीयर होना शुरू हो जाती है. एंड बाय द 7 मंथ स्माइल्स टुवर्ड पीपल एनकरेजेस इंटरेक्शंस एंड बाउंडिंग्स. यानी वो स्माइल जो है उसको पता लग जाता है कि मैं स्माइल दूंगा तो मेरी इससे इंटरेक्शन या बाउंडिंग जो है वो बढ़ रही है. The next stage is laughing. By 3 to 4 months during activities playing जो है वो laughing भी जो उससे start हो जाती है. So by 1 year responds to unexpected events. यानी जो unexpected events हैं उस पर वो laugh करता है. And 2 years respond to own behavior or attempting to make others laugh. और फिर 2 years में वो ये सीख लेता है कि वो कौन सी हरकतें खुद से ऐसे कर सकता है जिसकी वजह से ना वो खुद laughing कर रहा हो बल्कि वो किसी और के लिए भी laugh और player का बाइस बन सकता है. So reflex smile in sleeping. न्यूबॉर्न्स में आप देखेंगे जो स्माइल है दैट इज रिफ्लेक्सिव. यानी फौरी तौर पे वो बगैर किसी वजह के भी उसके फेस के ऊपर स्माइल आ रही होती है. और 8 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट जो है वो सोशल स्माइल देता है. यानी टू सी समवन, टू हैप्पी, कुछ भी खा के, किसी को देख के, किसी एक्शन से जो है वो इंस्पायर होके स्माइल देने की कोशिश करता है. So let's talk about the negative emotions. These emotions are harmful to the development of an individual. For example, fear का emotion, anger का emotion, jealousy का emotion. ये तमाम emotions जो हैं, these are negative emotions जो कि normal development को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं या उसके लिए problematic हो सकते हैं. तो negative emotions में सबसे पहले है generalized distress. न्यूबॉर्न्स के अंदर जो है वो हंगर, पेन और ओवर स्टिमुलेशन का जो है वो एक जनरलाइज्ड किस्म का जो है वो इमोशंस जो है पाए जाते हैं जो कि वो अनकंट्रोल्ड होते हैं उनके लिए. सो इफ हिज बेबीज हंग्री ही स्टार्ट क्राइंग, उसको ये परवाह नहीं है कि कौन है, कहाँ है, क्या जगह है, क्या नहीं है, उसको उससे नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है. इफ ही और शी इज हंग्री ही गोना क्राई. सो एंगर और सैडनेस 2 मंथ्स में जो है वो एंगर और सैडनेस जो है विजिबल फेशियल एक्सप्रेशंस मैचेस सिचुएशन. यानी जैसी सिचुएशन होती है उसके साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन मैच होना शुरू हो जाते हैं. एंगर और सैडनेस के जो एक्सप्रेशंस है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. फ्रॉम 6 to 7 मंथ्स फियर का जो एक फैक्टर है या फियर के जो इमोशंस हैं वो अब अपीयर होना शुरू होते हैं. उससे पहले उसके अंदर फियर के इमोशंस नहीं होते हैं. और फियर के इमोशंस बाय द एज ऑफ टाइम, बाय द टाइम ऑफ एज जो है वो इंक्रीज भी करते हैं. जैसे कि 6 to 7 मंथ्स का जो बच्चा है 2 साल तक वो स्ट्रेंजर वेयरनेस होता है. यानी और उसको स्ट्रेंजर्स जो हैं उनसे वो फियर फील करता है. 7 to 12 मंथ्स में है फियर ऑफ नोवल टॉयज, नॉइसेस, सडन मूवमेंट्स जो हैं उसके लिए वो फियर का बाइस होते हैं. 8 to 15 मंथ्स में दैट सेपरेशन एंग्जाइटी. यानी वो उसको ये लगता है कि अगर मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई है तो पता नहीं मुझे क्या हो गया. यानी 2 मिनट के लिए अगर उसको कहीं अकेले को बिठा दिया जाए, इवन 30 सेकेंड्स के लिए भी, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट. अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं कि क्या इमोशनल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो इमोशंस आर फ्रीक्वेंट. इमोशंस जो है बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं. दे एक्सप्रेस कॉमन इमोशनल एक्सप्रेशंस लाइक एंगर, जॉय, फियर एक्सेट्रा. यानी फ्रीक्वेंटली जो है वो इमोशंस अपीयर हो होते हैं. सो इमोशन इज रिलेटेड टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स. और उनके जो भी इमोशंस होते हैं वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं. यानी चिल्ड्रन कंक्रीट ऑब्जेक्ट फॉर द अक्रेंस ऑफ इमोशंस. यानी कोई चीज़, कोई टॉय देखेंगे तो उसके लिए हैप्पी हो जाएंगे. कोई चीज़ उनसे छीनी जा रही है, वो इस चीज़ को नहीं देखते कि ये उसके लिए थोड़ी देर बाद उसके बाद वापस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी. इफ द प्रेजेंट दैट थिंग इज प्रेजेंट, दैट इज अ प्लेयर फॉर देम. एंड इफ दैट थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम तो वो यही सोचते हैं कि ये उनके लिए जो है तकलीफ दे चीज़ है. सो ईच इमोशन इज टेम्परेरी इन नेचर. और जितने भी इमोशंस होते हैं बड़े टेम्परेरी से होते हैं, यानी फॉर द टाइम बीइंग होते हैं और बड़े रैपिडली चेंज हो रहे होते हैं. जैसे कि अनप्लेजेंट मूड ही गेट्स चॉकलेट बिकम हैप्पी. यानी उसकी कोई और उसको चीज़ दे दी जाए तो फौरी तौर पर उसके जो इमोशंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं.
लेकिन जैसे हम बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनमें जो है इमोशंस को कंट्रोल करना और चेंज करना दे टेक टाइम. सो चिल्ड्रन कैन नॉट हाइड देयर इमोशन. एंड और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो बड़ी मासूम बात, जिसको जिसको जैसे हम कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं, दे कैन नॉट हाइड देयर इमोशंस. लाइक इफ़ वी आर एल्डर्स, अगर हम समटाइम्स सैड हैं लेकिन हम किसी सोशल सेटअप में बैठे हुए हैं, तो हम कभी भी अपनी वो फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं करते हैं या शो करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसको हाइड कर लेते हैं. बट द चिल्ड्रन डू नॉट हाइड देयर इमोशंस. दे डू नॉट बॉदर द सोशल सिचुएशंस वेयर दे आर एंगेज्ड. सो इंटेंसिटी ऑफ द इमोशनल एक्सप्रेशन इज रिलेटिवली लेस. इसी तरह से द चाइल्ड है रोज द स्ट्रेंथ ऑफ द इमोशनल वेरीज, यानी वो डिफरेंट तरह से वेरी कर रही होती है. लेट चाइल्डहुड में अगर हम देखें उनके इमोशन डेवलपमेंट, तो वो क्या है, चाइल्ड कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशनल एक्सप्रेशन इन सोशल सिचुएशंस. इवन कि लेट चाइल्डहुड जो उसमें भी उनके लिए काफ़ी हद तक डिफिकल्ट होता है अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना. दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस एट अ टाइम ऑफ द परसेप्शन. जैसे ही उन्हें परसीव हुआ इमोशन, साथ ही उसकी वो फीलिंग को जो है वो एक्सप्रेस कर देते हैं. So emotional expressions become less diffuse, random and undifferentiated. तो जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं वो लेस डिफ्यूज होते हैं, रैंडम होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं. द इमोशन कैन नॉट बी स्प्रेड टू अदर सोशल सिचुएशंस. देयर इज अ मिक्सचर ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस एंड कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड. फॉर एग्जाम्पल, एक्साइटमेंट इज अकम्पनीड बाय फियर. जैसे कि एक्साइटमेंट जो है उसके साथ कहीं ना कहीं फियर भी अटैच होता है. So emotions are expressed in the absence of concrete objects. अब जो अर्ली चाइल्डहुड में वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के होते हुए इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे थे, अब वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के एब्सेंस में भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, किसी भी हॉरर चीज़ के बारे में सोच के थिंक आउट करना और फियर की स्टेट में चले जाना, किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि उसे 1 या 2 दिन पहले ले ली गई है उसके बारे में भी सोच के वो उदास हो सकता है. सो इमोशंस आर मोस्ट कॉन्टेजियस because children are most suggestible and dependent on others. So the emotional expressions he share to elders. Adolescence की एज में देखिए कि इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी है. An adolescent person has undergone a lot of stress and strainful situations. We cannot understand him by his overt behavior. They learn to hide their emotions from others. So it is very complex to identify the individuals. यानी अब वो जो इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती चली जाती है because they know how to hide, they can control over their emotions. तो उसको अंडरस्टैंड करना इंडिविजुअल की कंडीशंस को जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है. डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस. अब जो है एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस की जो डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाती है. सो इट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एंड इट्स proper root can be not be identified. They do not need any concrete objects to express their emotions. अब उनके पास कोई वजह नहीं होती. बात करके नहीं, मैं पता नहीं क्यों उदासी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई वजह भी नहीं है. यानी वो अब वो चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है. प्रेजेंटली एवरीथिंग और द एवरी सिचुएशन अराउंड him or her is quite good and supporting, लेकिन वो किसी ना किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि उसके दिमाग में है, उसके ऊपर सोचते हुए वो जो है इमोशनल फील कर सकता है. सो इमोशनल फीलिंग्स आर वाइडेंड, मीन्स द सोशल कॉन्टेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल आर मोर वाइडेंड. He is related to classmates, elders and young people. Emotionally attached heroes, मतलब बहुत सारे emotional attachments हो जाती हैं heroes के साथ. So the influence of all these which sharpen their emotions. तो अब वो सारी चीज़ें जो हैं उनके emotions के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं. So they develops an integrity about their past experiences and future expectations. And so they become more patient and tolerate any delay in their life circumstances. अब वो जो life circumstances में delays हैं उनको accept करने के काबिल हो जाते हैं. एक और कैरेक्टरिस्टिक उनके जो डेवलप हो जाती है, दैट इज बेयरिंग ऑफ इमोशंस. सो दे कैन टॉलरेट स्ट्रेस एंड टेंशंस इन वेरियस लाइफ सिचुएशंस. सो दे डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल. तो वो किस तरह से अपने जो सेल्फ कंट्रोल है उसको डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकते हैं और टेंशंस को जो है वेरियस सिचुएशंस में उनको जो आ रही है, लाइक इन प्लेइंग गेम्स और अदर रूल्स ऑफ गेम्स जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं और उनको बियर भी कर सकते हैं. सो द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज कैपेसिटी ऑफ शेयरिंग इमोशंस. अब उनके अंदर जो है वो इमोशनल शेयरिंग जो है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है. दे हैव अ टेंडेंसी टू कंसीडर अदर्स फीलिंग्स एंड शेयर देयर इमोशंस टू अदर्स. शेयरिंग ऑफ इमोशंस रीचेज इट्स पीक एट दिस एज. अब वो जो शेयरिंग ऑफ इमोशंस है वो इस एज पे बहुत पीक पे होती है. सो सेटिस्फेक्शन ऑफ अदर इज इम्पॉर्टेंट. और इसमें ज़्यादा जो उनकी कंसिडरेशन होती है वो ये होती है कि आप दूसरे की जो इमोशंस है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें. तो इट मीन्स कि ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दे एंगेज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स एंड टेक रोल फॉर अदर्स. और वो अब दूसरों के रोल्स लेना शुरू करते हैं और उनके लिए काम करते हैं.
The sixth one characteristic of this age is like loyalty expands. Their social context expands to neighbors and other social organizations. So they maintain a loyalty towards other. अब जो है वो दूसरों की तरफ लॉयल्टी जो है उनकी बढ़ जाती है. सेवंथ characteristics realism in emotional experience. अब उनके जो emotional experience उनके अंदर realism आना शुरू हो जाता है. He entered into the world of reality, so he becomes aware of his strengths and weaknesses. This awareness reflects in their emotional expressions too. The other characteristics of this age is reviewing hopes and aspirations. अब वो उनकी जो hopes और aspirations है उसको भी वो review करना शुरू होते हैं. So it is the period of high expectation for his future. Some realistically hard work for it. So they feel a positive emotion in it, and others engaged in daydreams, fantasy, or remain in illusion. यानी दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि या तो अगर जिन लोगों को अपने इमोशंस के ऊपर, होप्स के ऊपर, एस्पायरेशंस के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, वो उसके लिए हार्ड वर्क करना शुरू हो जाते हैं और वो हमें नज़र भी आते हैं. और कुछ जो यंगस्टर्स हैं जो कि ये नहीं कर पाते हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट चले जाते हैं, लाइक डे ड्रीमिंग, फैंटेसी और रिमेन इन इंग्रेडिएंट्स. यानी वो सोचते हैं कि हम जो कुछ सोच रहे हैं शायद वो सोचते सोचते ही सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा. सो लेटर दे बिकम अनरियलिस्टिक. Then the characteristic of tolerance of aloneness, develop a feeling of aloneness, so they like to be alone in homes. Sometimes जो है वो loneliness की feelings जो है वो उनके अंदर आ जाती हैं और वो घर पे रहना पसंद करते हैं. वो कहते हैं कि बजाय से कि हम किसी social setup में जाएं, we can better stay at home and can better in loneliness. So increased compassion, develops sympathy and empathy, can enter into his own feelings and appreciate the feelings of others. सो हु इन्फ्लुएंसेस इमोशंस. अब वो कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, कौन लोग हैं जो कि आपके इमोशंस के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं. सो कल्चर एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस जो है हमारे कल्चर में इधर सब प्रैक्टिसेस नजर आ रही हैं वो इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती हैं. डिस्पोजिशंस एंड टेम्परामेंट्स, डिफरेंट टेम्परामेंट्स जो है हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जेंडर और सेक्स रोल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं. फैमिली सर्कमस्टांसेस, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैन इन्फ्लुएंस द इमोशंस. Similarly, the physical health influence the emotions. Ordinal positions placed in the family means कि आप कौन से नंबर पे हैं अपनी फैमिली में, सिबलिंग्स पे 1, 2 और 3, ये आपके इमोशंस के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है. इस तरह से मेंटल एबिलिटी जो है वो डेफिनेटली आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर रही होती है. सोशल अपॉर्चुनिटीज और सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑन द इमोशंस. So let's talk about the theories of socio-emotional development. सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की जो थेरीज हैं डिफरेंट थेरीज ने दी हैं. यहाँ पे आज हम 3 थेरीज जो हैं जैसे कि एरिक्सन की थेरी है उसको हम पढ़ेंगे, एरिक्सन थेरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट. एल्बर्ट बंडोरा की थेरी है थेरी ऑफ सोशल लर्निंग. और तीसरी थेरी है कोलबर्ग्स थेरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. सो हम इन 3 थेरिस्ट को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये थेरीज किस तरह से सोशो इमोशनल डेवलपमेंट को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं. So let's start from the Erikson's theory of psychological development. एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट जो है उसके मुताबिक he concludes that all humans had the basic needs and that each society and to somehow provide for those needs. So this includes emotional and social needs. यानी वो ये कहता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबकी कुछ ना कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और दैट ईच सोसाइटी एंड टू समहाउ प्रोवाइड फॉर दोज नीड्स. और वो जो सोसाइटी है वो उन नीड्स को एड्रेस भी कर रही होती है. सो दिस इंक्लूड्स इमोशनल एंड सोशल नीड्स. और ये जो नीड्स हैं ये सोशल और इमोशनल नीड्स हो सकती हैं. सो ही व्यूड दैट सोशल एनवायरनमेंट कंबाइंड विद बायोलॉजिकल मैच्योरेशन प्रोवाइड्स ईच इंडिविजुअल विद अ सेट ऑफ क्राइसिस दैट मस्ट बी रिजॉल्व. तो वो ये कहता है कि जो भी इन्वायरमेंट है वो अकेला इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता बल्कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है उसके साथ इंटरेक्शन करके वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है.
सोशलाइजेशन को वो कहते हैं कि इट्स अ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस दैट व्हेन सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन द पर्सन's मूविंग फ्रॉम इट्स इन्फेंट स्टेट ऑफ हेल्पलेस बट टोटल egocentricity टू इट्स आइडियल adult स्टेज. सोशलाइजेशन को वो कहते हैं कि दिस इज अ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस. ये नहीं, सोशलाइजेशन जो है वो सीखी भी जा सकती है और सिखाई भी जा सकती है. इट्स अ बोथ वे प्रोसेस. सो व्हेन सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन द पर्सन मूविंग फ्रॉम इट्स इन्फेंट स्टेट टू हेल्पलेस बट टोटल एगोसेंट्रिसिटी टू इट्स आइडियल एडल्ट स्टेज, यानी वो ऑटोमेटिकली जो है अपनी इन्फेंट स्टेज से एडल्ट स्टेज की तरफ एगोसेंट्रिसिटी के साथ जो है मूव करना शुरू कर देता है. क्राइसिस के वो इस तरह से एक्सप्लेन करता है, यूनिक डेवलपमेंट टास्क और चैलेंज टू बी कन्फ्रंटेड एंड कंप्लीटेड. यानी क्राइसिस को कहते हैं कि यूनिक डेवलपमेंट टास्क है और चैलेंज है जिसको कि उसको डील करना पड़ता है, कन्फ्रंट करना पड़ता है और कंप्लीट करना पड़ता है वाइल बीइंग इन ए सोशलाइजेशन प्रोसेस. सो जो एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट है उसके मुताबिक देयर आर 6 स्टेजेस, जिसमें से कि एवरी ह्यूमन बीइंग गोज थ्रू. द फर्स्ट स्टेज इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. The second one is autonomy versus shame और doubt. इसको वो will के साथ जो है वो अटैच करता है. The third stage is initiative versus guilt, जिसके वो कहता है कि वो purpose है. Fourth stage is industry versus inferiority, जो कि competency है. The next is identity versus role confusion, जिसको fidelity कह सकते हैं हम. Then intimacy versus isolation, that is love stage. So वो इन 6 stages में hope, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडेलिटी एंड लव की स्टेज में जो है वो इन तमाम स्टेजेस को बयान करता है. So let's start discuss one by one. The first stage in which Erikson describes trust versus mistrust is hope. So this age is bracket is 0 to 2 years of age. Erikson acknowledged that major role of the caregivers or mother or guardian plays in this most critical stage, which is the first life crisis. यानी इसमें या तो इस स्टेज के अंदर जो है वो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का जो सेटअप है वो डेवलप हो जाता है. यानी जो केयर गिवर है या मदर या गार्डियन है, अगर वो पूरी तरह से ट्रस्ट देने में कामयाब हो जाता है तो चाइल्ड की जो पर्सनैलिटी है, ये इमोशंस हैं, वो ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं. अदरवाइज जो मिसट्रस्ट है वो इसी स्टेज पे आकर डेवलप हो जाता है. और तो हमें ये लगता है कि ये एज में तो बच्चों को शायद कुछ पता ही नहीं होता होगा, लेकिन आप देखिए कि उसके मुताबिक जो ट्रस्ट डेवलपमेंट है वो इसी स्टेज पर डेवलप होती है. सो द नेक्स्ट इज ऑटोमेसी, शेम एंड डाउट, जिसको कि वो विल के साथ अटैच करता है. सो 2 to 3 years of age, during this stage the child learns what she can control and develops a sense of free will and corresponding sense of sorrow for inappropriate use of self control. अब इसमें जो सेल्फ कंट्रोल है वो उसके ऊपर आ जाती है. यानी ऑटोमेसी या तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने ऊपर कंट्रोल करना और मूवमेंट्स को जो है वो परफॉर्म करना सीख जाता है, और ऑन द अदर हैंड उसके अंदर जो है वो शेम और डाउटनेस की जो इमोशंस हैं वो डेवलप हो सकते हैं. सो ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ रिलायंस, यानी आप अपने ऊपर रिलाई कर सकते हो. दिस इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स एंड बेसिक कॉन्फिडेंस टू थिंक एंड एक्ट फॉर वन. ये अपने ऊपर एतमाद और एतमाद करते हुए मुख्तलिफ सिचुएशंस में एक्ट करना है. Shame and doubt क्या? It means disgrace and uncertainty and obviously inhibit self-expression and developing one's own ideas, opinions and sense of self. So let's talk about the initiative versus guilt. This is the third stage described by the Erikson. This stage is from 3 to 6 years of age. So having learned the confidence in the previous stage, the child learns to start action, to explore, to imagine as well as feeling remorse for their action. अब जिस तरह से हम ये कहते हैं कि एवरी स्टेज स्ट्रेंथन टू द नेक्स्ट स्टेज, तो अगर उसने प्रीवियस स्टेज में वो सारी सिचुएशन उसकी शेम वाली और सब की निकल चुकी है तो वो इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है, पर्पसफुल लाइफ की तरफ जो है वो जाना शुरू करता है. इनिशिएटिव को एक सनिस्ट्रा से डिस्क्राइब करता है, दैट इज इट इज़ द कैपेबिलिटी टू डिवाइस एक्शंस और प्रोजेक्ट्स एंड ए कॉन्फिडेंस एंड बिलीव दैट इट इज़ ओके टू डू सो even with the risk of failure or making mistakes. So what is guilt? Guilt means the feeling that is wrong or inappropriate to instigate something of one's own design. So developing child to successfully resolve the crisis learns to manage, broaden his or her skills through active play of all sorts, to cooperate with others and to lead as well as follow. So अब वो या तो initiative ले लेता है या फिर वो guilt में रह जाता है. So the next stage is
इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी 6 to 12 year of age bracket है इसमें. During this stage the child learns to do things well or correctly in comparison to standard or to others as she tried to develop a sense of self worth. अब उसके अंदर या तो self worth develop हो चुकी होती है या फिर inferiority complex आ चुका होता है. So the child who has successfully resolved the crisis from earlier stages is like to be trusting, self-reliant and full of initiative. ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तौर पे अगर वो शेम और गिल्ट की फीलिंग्स उसके अंदर डेवलप हो चुकी हैं और उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया तो ही विल ऑलवेज एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ इन्फेरिटी एंड डिफीट. सो इंडस्ट्री एंड इन्फेरिटी को किस तरह से कहता है? इंडस्ट्री को एरिक्सन कहता है कि दैट इट रेफर्स टू द पर्पसफुल और मीनिंगफुल एक्टिविटी, इट्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स. Whereas inferiority is feeling useless, unable to contribute, unable to cooperate or work in a team to create something with the low self-esteem that accompanies such feeling. So at this stage, the child learns to master the more formal skills of life such as interacting with peers according to the rules, यानी rules and regulations के according peers के साथ interact करना, progressing from free play to play that may be elaborately governed by rules and may require formal teamwork. Then also learning the subject matter taught at school. So the adolescence here, that is identity versus role confusion. अब adolescence में क्या है? The most important thing for the adolescent is the development of an identity which will provide a good base for adulthood. यानी खुद ही को जानना, identity खुद ही, जिसको इलामा इकबाल कहते हैं, खुद ही की पहचान जो है. So the adolescent develops a sense of self relationship to the other and to his or her own internal thoughts and desires. अब आइडेंटिटी को वो इस तरह से बताता है that it refers to organization of individual's motivation, abilities, beliefs and history into a consistent image of self. The individual must make deliberate choices and decisions, especially about work or values, ideologies and commitment to people and ideas. So role confusion is the negative perspective and absence of identity. This means that the person cannot see clearly or at all who they are and how they can relate to and operate positivity within that environment. The last stage is intimacy versus isolation. That is young adult age. Sorry, the second last. So at this age, intimacy means willingness to relate to another person on a deep level more than a mutual need. So the individual develops the ability to give and receive love and begin to make long-term commitment to the relationships. So the young adult's life begins with the development of intimacy, the capacity to commit oneself to concrete affiliations and partnerships and to develop ethical strengths to abide by such commitments even though. So Erikson is careful to not limit intimacy to affiliations of a sexual nature but also includes friendship, combat and inspiration as potential sides. आइए बंडोरा की जो थ्योरी है सोशल लर्निंग की उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. According to Bandura, observational social learning is based primarily on the work of Albert Bandura. He and his colleagues were able to demonstrate through a variety of experiments that more efficient learning could occur through the simple process of observing someone else's learning activity or a model of desired outcomes. So Bandura ये कहता है कि there are 4 steps basically जो कि social learning या concept information reinforcement के अंदर बन रहे थे. The first one is attention. The second one is retention, then reproduction and motivation. Attention क्या है? Attention is basically observational learning है जो कि individual की desired model के ऊपर बेस करी होती है. So this means finding a way to get the child's attention and trust. Retention क्या है? Retention ये है कि आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ भी आपके पास मौजूद है, आप उसको retain कर सकें. So the child attention is captured, then the model of behavior is presented and is then the time for the child to practice the behavior themselves. Reproduction क्या है? Reproduction ये है कि इस स्टेज में the individual produces an action that is a copy of what has been observed. So it may not yet be perfect and so may require more practice. अब जो इन सारी स्टेजेस में से गुजरने के बाद अटेंशन की स्टेज में से रिटेंशन और रिप्रोडक्शन की स्टेज में से गुजरने के बाद अब जो लास्ट स्टेज उसकी सोशल लर्निंग के अंदर आ रही है दैट इज़ मोटिवेशन दैट लीड्स हिम और हर जो कि उसको इस चीज़ पे आमादा रखती है, जारी रखती है कि वो कोई ना कोई लर्निंग जो है उसके प्रोसेस में रहे. So newly earns action or behavior may not be performed unless there is some motivation to perform it. Reinforcement को वो किस तरह से बताता है? Reinforcement basically है praise, acceptance और reward. So there are 3 forms of reinforcement जो कि बंडोरा ने बताई हैं. सबसे पहली है direct reinforcement.
in when a behavior is recognized by an observer and the observer provides immediate praise and positive feedback. विक्रियस reinforcement ये कि जब इंडिविजुअल जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक इज गिवन टू अदर्स फॉर बिहेवियर. और सेल्फ इन्फोर्समेंट ये है कि इंडिविजुअल्स प्लीज विद देमसेल्व्स व्हेन दे अचीव अ डिजायर्ड आउटकम. So learning would be exceedingly laborious and hazardous if people had to rely solely on the facts of their own actions to inform they want to do. So Bandora's work draws from both behavior and cognitive views of learning. He further added that mind, behavior and the environment all play an important role in the learning process. यानी अभी याद रखिए कि वो कहता है कि तीन चीज़ें जो हैं, माइंड, बिहेवियर और एनवायरनमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलकर उसके लर्निंग प्रोसेस को जो है वो एक पॉसिबल बनाती हैं. सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? A process of changing attitudes, values, and behaviors in response to the attitudes and behaviors of others. So, socialization is the process by which a child learns behaviors that are appropriate for people of their gender and age within their particular culture. So, the primary agents of socialization are home, school, and peer groups. जो प्राइमरी इसके जो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, सबसे पहले वो स्टार्ट होता है घर से, फिर स्कूल आता है, फिर उसके पीयर ग्रुप्स आते हैं. सो जो चाइल्ड है ही एक्वायर्स देयर ट्रेडिशंस, बिलीव्स, वैल्यूज एंड कस्टम्स फॉर देयर ग्रुप्स. Culture क्या है? Culture is defined as the behavior patterns, beliefs, attitudes and traditions shared by a particular group of people that are passed on from generation to generation. सेंट्रॉक जो है वो इसके बारे में कहते हैं कि कल्चरल ग्रुप्स इवॉल्व नॉर्म्स ऑफ देयर रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स. सो एवरी चाइल्ड विल बिहेव डिफरेंटली and similar among different cultural groups. So by that time children begin school, they have learned many aspects of the culture in which they live, such as language, beliefs, attitudes and ways of behaving and foods they like. So there are few factors जो कि सोशलाइजेशन और कल्चर के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें कि एथनिसिटी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, रिलीजन है, होम एंड लैंग्वेज स्किल्स हैं, जेंडर है, और इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, आइडेंटिटी ग्रुप्स भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जो कि उसके सोशलाइजेशन और कल्चरल के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं. सो एरिक एरिक्सन जो है वो ये कहता है कि जो सोशलाइजेशन है वो हम रोल मॉडल्स के थ्रू अचीव करते हैं, जिसमें कि इमिटेशन और आइडेंटिफिकेशन का अमल शामिल है. एल्बर्ट बंडोरा के मुताबिक जो हम अचीव करते हैं रोल मॉडल्स, वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के साथ साथ जो है तीन तरह से जो है वो हम कर रहे होते हैं कि आपके बिहेवियर पैटर्न्स किस तरह से हो रहे हैं और आप उनको किस सिचुएशन में परफॉर्म कर रहे हैं. So role models, when a society is composed of a wide variety of people, then the role models for children are also highly varied. In advanced societies, many role models are symbolic, which may not be real people. So I do hope that you have enjoyed listening this topic, which is very interesting. And अगर आपको इसमें कोई question है, you can ask me. I am always available to respond you in my online classes. Thank you very much.